हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है पीडब्ल्यूआर हिंदी मीडियम क्लास 11 12 में। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। कैसे हैं आप लोग? तो कक्षा 11 के बहुत सारे इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हमने एक एक करके देखे। लास्ट में हमने अधिकार भी देखा और आज मैं एक और बहुत ही मजेदार चैप्टर लेकर आपके सामने आ गया हूं और वो है प्यारे बच्चों नागरिकता। कौन सा चैप्टर है? नागरिकता, जिससे आप कहते हैं अंग्रेजी में सिटीजनशिप। क्या कहते हैं? सिटीजनशिप। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये किसी भी राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट्स के लिए। जब भी आप किसी देश की कल्पना करते हो, जब भी आप एक नागरिक के रूप में सोचते हो, तो आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है कि आप किसी देश के नागरिक कब माने जाओगे। अच्छा, ये तो एक संवैधानिक प्रावधान हो गया, हमारे भारत के संविधान में भी इसका प्रावधान है। लेकिन नागरिकता का जो मूल अर्थ है, नागरिकता की जो पूरी फिलॉसफी है, नागरिकता का जो एक मतलब निकल कर आता है, वो क्या है, उन चीजों को आज हम देखेंगे। एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक भी करिएगा और तैयार हो जाइएगा आज के सेशन के लिए। प्यारे बच्चों, हम लोग इसमें एक तो सबसे पहले आपको मैं अध्यावलोकन कराऊंगा, यानी आज के चैप्टर में हम क्या क्या चीजें कंसेप्ट को देखने वाले हैं, थोड़ा सा उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। फिर नागरिकता से रिलेटेड कौन कौन सी मुख्य परिभाषाएं हैं, जैसे नागरिक किसको कहेंगे, प्रवासी किसे कहेंगे, शरणार्थी किसे कहेंगे। मैं चाहता हूं कि उसके बेसिक अर्थ भी आपको पता हो, ताकि आप चैप्टर को और इजीली तरीके से समझ पाए, उसको अपने दिमाग में बिठा पाए। फिर समान नागरिकता और समान अधिकार की जो बात है, इस पर थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे कि क्या हर नागरिक को समान अधिकार मिलना चाहिए। उसमें फिर आगे हम कंसेप्ट देखेंगे, राष्ट्र सार्वभौमिक नागरिकता क्या होती है, अंतरराष्ट्रीय नागरिकता क्या होती है, और नागरिक और राष्ट्र के बीच में या राष्ट्र राज्य के बीच में क्या संबंध है। कब एक राष्ट्र के तौर पर लोगों ने नागरिक का कंसेप्ट या नागरिकता का कंसेप्ट मांगना शुरू किया। वहां फ्रांस के उदाहरण भी हम देखेंगे, कैसे फ्रांसीसी क्रांति से ये चीजें निकल कर आई। ये छोटी छोटी चीजों को मिलाकर हम जो है इस चैप्टर को देखने का और समझने का प्रयास करेंगे। एक जिसको कहते हैं कि नया नजरिया आपको नागरिकता के कंसेप्ट को समझने को आज मिलेगा। तो एक बार सब लोग जुड़ जाइएगा, एक बार सब लोग इस चैप्टर को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो देखो, ये अध्याय कहता क्या है, ये भी थोड़ी जानना जरूरी है कि जो एनसीईआरटी आपकी बात करता है नागरिकता की, वो एक्चुअली क्या कहता है। तो देखिए, यह अध्याय नागरिकता के अर्थ को एक राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता के रूप में स्पष्ट करता है। देखो, नागरिकता का ये परिभाषा ही हो गया। अगर आपसे कोई कहे कि भाई नागरिकता का मतलब क्या है, क्या किसी घर के भीतर कोई लोग रह रहे हो नागरिक है, क्या पारिवारिक जो संबंध है वो नागरिक कहे जाएंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है कि परिवार के भीतर कोई रह रहा है तो क्या वो नागरिक कहा जाएगा? नहीं, यहां कहा जा रहा है एक राजनीतिक समुदाय। मान लीजिए कि यहां पर कोई एक समुदाय रह रहा है और वो राजनीतिक समुदाय है, तो उसके जो पूर्ण सदस्यता मानी जाएगी, वो प्यारे बच्चों पूर्ण सदस्यता के रूप में स्पष्ट करता है और राज्य और नागरिक के बीच संबंधों की पड़ताल करता है। साथ ही यह नागरिकता से जुड़ी समकालीन चुनौतियां जैसे शरणार्थी समस्या और विश्व नागरिकता की अवधारणा पर भी प्रकाश डालता है। तो सबसे पहले नागरिकता का अर्थ निकला, वो ये निकला कि एक राजनीतिक समुदाय की जो पूरी सदस्यता होती है वो नागरिकता कहलाती है। उसके बाद प्यारे बच्चों, राज्य और नागरिकों के बीच का क्या संबंध है वो भी आप इस चैप्टर में देखेंगे, और कैसे शरणार्थी समस्या और विश्व की नागरिकता की चर्चा की जाएगी वो भी आप इस चैप्टर में देखेंगे। अब हम सबसे पहले नागरिकता की बात करते हैं, सिटीजनशिप की बात करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, क्या कहता है जरा ध्यान से देखिएगा। किसी राजनीतिक समुदाय यानी देश या राष्ट्र की पूर्ण और समान सदस्यता। मान लो, देखो एक बात समझो, मैंने आपको बताया कि लेट सपोज एक कोई घर है, उसमें परिवार रह रहा है। अब ये जो घर और परिवार है कोई राजनीतिक समुदाय नहीं है, लेकिन जब कुछ अधिकारों के साथ, कुछ जो है शक्तियों के साथ, कर्तव्यों के साथ एक समुदाय एक साथ इकट्ठा हुआ, जैसे मान लीजिए कोई देश हो गया, और वहां पे जो लोग रहेंगे जिनको एक जैसी सदस्यता मिली हुई है और उनको सबको प्यारे बच्चों पूरी सदस्यता मिली हुई है। जैसे मान लीजिए आप भारत के नागरिक हैं, तो आप सभी भारत के नागरिकों को एक जैसी सदस्यता है। हाँ भाई, हम भारत के नागरिक कहलाएंगे, आप कोई स्पेशल नागरिक नहीं कहलाएंगे, सभी भारत के नागरिक हैं और सबको बराबर पूरी पूरी सदस्यता मिली हुई है। जितने वोट का अधिकार मेरा है, उतना ही वोट का अधिकार एक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का भी है। तो किसी राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता जिसमें व्यक्ति को अधिकार और सुरक्षा मिलती है, इसके बदले में वह राज्य के प्रति निष्ठा रखता है, वो नागरिकता कहलाती है। ध्यान से सुनिएगा, एक राजनीतिक समुदाय यानी ग्रुप, कम्युनिटी, उसमें किसी व्यक्ति को पूरी सदस्यता मिल रही है और साथ साथ में बराबर की सदस्यता मिल रही है, और उसके अलावा उस व्यक्ति को अधिकार भी मिल रहा है और सुरक्षा की गारंटी भी मिल रही है कि ठीक है, आप भारत के नागरिक हैं, आप यहां पे रह रहे हैं, तो आपको इसमें सुरक्षा भी मिलेगी, बराबर का अधिकार भी मिलेगा, समान सदस्यता, पूरी सदस्यता मिलेगी, और बदले में क्या है,
उस देश के प्रति आप निष्ठावान रहेंगे कि हाँ ये मेरा देश है, ये मेरी कंट्री। अब ये नहीं कि आपको सुरक्षा मिली हुई है और आप जो है आतंकवादी बन जाइए, आप बाहर के देश के साथ मिलकर देश में जो है बम फोड़ने लगिए, तो वहां सुरक्षा नहीं मिलेगी, फिर वहां पे दनादन हो जाएगा मामला। तो नागरिकता क्या है? आप किसी राजनीतिक समुदाय में क्या होते हैं? समान और पूर्ण रूप से उसके भागीदार होते हैं, बदले में आपको अधिकार और सुरक्षा मिलता है। नागरिक कौन है? वह व्यक्ति जो राज्य का स्थायी सदस्य होता है। ध्यान रखिएगा, नागरिक में कुछ टेम्पररी नहीं होता, वो उस राज्य का यानी उस देश का, उस राजनीतिक समुदाय का स्थायी सदस्य है और राज्य द्वारा उसे मौलिक राजनीतिक और सामाजिक अधिकार मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य उनको कुछ मौलिक यानी जो बिल्कुल जरूरी है वो अधिकार देता है। इसके अलावा कुछ राजनीतिक अधिकार जैसे चुनाव लड़ने का, वोट डालने का, ऐसा अधिकार देता है। और सामाजिक अधिकार यानी उसको बराबर समझा जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सारी चीजें उसको दी जाती हैं और वो नागरिक कहलाता है। ठीक है, स्थायी सदस्य है। एक चीज आपको बड़ी इंटरेस्टिंग यहां लग रही होगी कि जो भी नागरिक है ना, जो भी नागरिक है उसको जो कुछ भी मिल रहा है वो कौन दे रहा है? राज्य दे रहा है। ये नहीं कि वो अपने आप ले आ रहा है, उसको कौन दे रहा है प्यारे बच्चों? उसको राज्य दे रहा है या उसको कौन दे रहा है? उसको सरकार दे रही है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए भारत का संविधान है, तो भारत के संविधान में भी प्यारे बच्चों जो अनुच्छेद 5 से 11 है, भाग 2, अनुच्छेद 5 से 11 मैं यहां पे लिख देता हूं। जो भारत का संविधान है, ये संविधान अनुच्छेद 5 से 11 क्या करता है प्यारे बच्चों? नागरिकता का अधिकार दे, नागरिकता के बारे में बताता है कि नागरिक कौन होगा, कैसे होगा। यानी राज्य स्पेशली करके आपको ये बता रहा है, समझा रहा है कि देश का नागरिक कौन होगा और फिर उसके और जो नागरिक होगा उसी को अधिकार मिलेंगे। अब एक दो कंसेप्ट आप और याद रखिए कि भाई शरणार्थी किसे कहते हैं? क्या शरणार्थी भी नागरिक है? शरणार्थी का मतलब ही जो शरण में आया है। वे लोग जो युद्ध, अकाल या उत्पीड़न के कारण अपना देश छोड़ने को मजबूर हुए हैं और किसी अन्य देश में शरण मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें किसी राज्य की सदस्यता प्राप्त नहीं है। आपको याद होगा कि 1959 में जब चाइना ने तिब्बत पर हमला कर दिया तो बहुत सारे लोग भारत की शरण में आ गए कि भाई हमको यहां रहने दो, हमको यहां जीवन जीने दो। जैसे हमने एक दलाई लामा को प्यारे बच्चों क्या दिया हुआ है? यहां पे शरण दी हुई है। और दलाई लामा को जब हमने शरण दी हुई है प्यारे बच्चों, ठीक है, तो उनको कोई अधिकार नहीं मिला है, वो पूर्ण सदस्य नहीं है, वो यहां वोट नहीं डालते हैं, हाँ यहां पे रुके हुए हैं। तो किसी युद्ध के कारण, अकाल के कारण या पीड़ा सहने, उत्पीड़न के कारण जब कोई कहीं पे आके रहता है। प्रवासी क्या है? वे लोग जो काम या रोजगार की तलाश में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं। माइग्रेंट्स अंग्रेजी में कहते हैं। काम करने आप इंग्लैंड चले गए, अफ्रीका चले गए, है ना, अमेरिका चले गए, है ना, या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में चले गए, तो आप प्रवासी कहलाएंगे। आपने बिहार से गए हुए गिरमिटिया मजदूरों के बारे में सुना होगा। जब अंग्रेज हमको गुलाम बनाते थे तो बहुत सारे चाय के मजदूर दूसरे दूसरे देशों में जाते थे, जैसे श्रीलंका में जाते थे, बर्मा में जाते थे। ऐसे ही प्यारे बच्चों आज भी लोग काम करने के लिए कहीं कहीं अलग अलग, अब जैसे बिहार के लोग महाराष्ट्र में, दिल्ली में जाते हैं, या देश के लोग अलग अलग राज्यों, अलग अलग देशों में जाते हैं, तो वो प्रवासी कहलाते हैं। फिर आता है विश्व नागरिकता। यह विचार कि हम राष्ट्रीय सीमाओं के पार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और वैश्विक समाज का हिस्सा है। जब आप क्लास 12th में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे वैश्वीकरण, जहां पर आपको पूरी दुनिया एक गांव होते हुए दिखाई देगी। हमारे संस्कृति में कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक गांव है। पूरी दुनिया एक गांव कैसे है? कि दुनिया में आप कोई किसी देश की सीमा में नहीं बंधा है। आप देखो हजारों लाखों लोग, अभी आप देखते होंगे जब प्रधानमंत्री किसी देश में जाते होंगे तो किसी एक देश में जाते हैं और वहां जाने के बाद आपको दिखाई पड़ता है कि प्रधानमंत्री के जो स्वागत है, उस स्वागत में हजारों लोग एयरपोर्ट पे खड़े हैं। वो लोग कौन है? वो लोग वही हैं जो आज दुनिया में अलग अलग देशों में भारत के लोग रह रहे हैं। तो अच्छा, दुनिया के लोग भारत में रह रहे हैं। तो अब जो है, अब ऐसा लग रहा है कि नागरिकता पूरी दुनिया भर में फैल गई है, यानी पूरी दुनिया का हिस्सा व्यक्ति अपने आप को महसूस कर रहा है। यह विश्व नागरिकता कहलाता है। अब यहां पर एक कंसेप्ट आता है पूर्ण और समान सदस्यता। अब ये नागरिकता से जुड़ी हुई है। देखो क्या है, अब हम नागरिकता के असल जो कहते हैं ना फीचर्स या उसकी विशेषताओं पर आते हैं थोड़ा। नागरिकता का अर्थ केवल वोट देने का अधिकार नहीं है, बल्कि पूर्ण और समान सदस्यता है। अब जरा एक बात को ध्यान से सुनिएगा, आप किसी को भी नागरिक तभी कहेंगे जब वो किसी देश, किसी राज्य का कंप्लीट सदस्य हो। अब ये नहीं कि चलो अच्छा कोई व्यक्ति अमेरिका से आया, हमने कहा ठीक है भाई ये काम करना, तुमको हम कुछ मौलिक अधिकार दे देंगे, तो वो नागरिक हो जाएगा। हमने किसी को कहा कि अच्छा चलो तुम इस देश में आओ, तुमको हम कुछ दिन वोट डालने का अधिकार दे देते हैं, वो नागरिक हो जाएगा। नहीं,
उसको पूर्ण सदस्यता होनी चाहिए कि भारत का ये परमानेंट मेंबर है। वो यहां व्यापार कर रहा है कि टूरिज्म कर रहा है कि क्या कर रहा है, उससे मतलब नहीं है। वो वोट डाल रहा है कि नहीं, वो बाद में तय कर लेंगे, लेकिन वो पूर्ण सदस्य है। उसकी आइडेंटिटी केवल भारत से जुड़ी है। और दूसरा, समान, यानी भारत में रहने वाले लोगों को जो भी अधिकार मिले हुए हैं वो उसको भी मिलने चाहिए, कोई कटौती नहीं होनी चाहिए, तभी नागरिकता आती है। इसमें देश के किसी हिस्से में रहने, पढ़ने, काम करने का अधिकार शामिल रहता है। ध्यान से समझिएगा। नागरिकता का मतलब फिर वो देश में कहीं भी रहेगा, फिर वो कहीं भी पढ़ेगा, फिर वो कोई भी रोजगार करेगा। ये नहीं कि उसको किसी भी नाम से भेदभाव किया जा सकता है या किसी भी कारण से उसको अलग समझा जा सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। उसको सारे अधिकार मिलेंगे। चुनौतियां क्या है? अक्सर स्थानीय लोग बाहरी लोगों को विरोध करते हैं, खासकर जब संसाधन जैसे जल, जंगल, रोजगार शामिल हो। तो मुंबई मुंबईकर के लिए का नारा, देखो इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि समस्या क्या आती है, एक बात को समझो। नागरिकता में यह कह दिया गया कि भारत के किसी हिस्से में आप काम करिए, भारत के किसी हिस्से में रहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्षेत्रवाद। प्यारे बच्चों, इसमें एक बहुत बड़ा रोड़ा बनता है, क्षेत्रवाद। अब पता लगा बिहार का एक आदमी चल के महाराष्ट्र आया और महाराष्ट्र में कहा जाने लगा कि ये मुंबई तो मुंबईकर के लिए है, यहां किसी बिहारी को नहीं रहने दिया जाएगा। आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, आज भी नॉर्थ ईस्ट में कई ऐसे इलाके हैं जहां जाने के लिए आपको ILP, इनर लाइन परमिट चाहिए, परमिशन लेने के घुसना पड़ता है। वहां के लोग देखेंगे, अरे ये तो उत्तर भारत का है, ये तो मैदानी क्षेत्र का है, क्या पता हमला कर दें। जम्मू कश्मीर में तो जमीन खरीदना अभी कुछ दिन पहले तक अलाउड नहीं था, अनुच्छेद 370 जब तक लागू था। यानी नागरिकता में समान अधिकार दे तो दिया जाता है, लेकिन इसकी चुनौतियां ऐसी आती हैं कि कई बार अलग अलग हिस्सों में लोग एक नागरिक के तौर पर सबको स्वीकार नहीं करते। उनको लगता है कि नहीं, ये हमारे क्षेत्र का नहीं है, ये हमारे एरिया का नहीं है, ये हमारी सोच का नहीं है, इसलिए हम इसको यहां आसानी से नहीं रहने देंगे। इसमें देश के किसी भी हिस्से में, अच्छा ये चुनौती आती है। समान अधिकार का अर्थ क्या है? नागरिकता का अर्थ है कि सभी नागरिकों को, चाहे अमीर हो या गरीब हो, उसको बुनियादी अधिकार और सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो एक आपने देखा समान सदस्यता, अब समान अधिकार। अब जैसे मान लो दिल्ली है, दिल्ली है तो अधिकार है कि भाई गरीब अमीर सबको बराबर अधिकार मिले, सबको अच्छा। जैसे मान लो हमारे संविधान ने दिया हुआ है जीवन जीने का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। अब एक बात बताओ, दिल्ली के दक्षिण इलाका अमीरी इलाका है, वो जितना मस्ती से जी रहा है, क्या झोपड़पट्टी वाला जी रहा है? आप देखो उसी शहर में कुछ अमीर है जिनके बड़े बड़े बंगले हैं, बड़ी बड़ी चीजें हैं, और वहीं कुछ झोपड़पट्टी वाले हैं, फल बेचने वाले हैं, रेडी वाले हैं, उनको गंदी नालियां हैं, गंदी बस्तियां हैं, है ना, वहां प्रदूषण ज्यादा है। अब वो कैसे जी रहे हैं? तो क्या हम उनको समान अधिकार दे पा रहे हैं? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। भाई नागरिक है तो सभी नागरिकों को अच्छा जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन क्या सभी नागरिक एक जैसा जीवन जी पा रहे हैं? यह समान अधिकार में बहुत बड़ा प्रश्न है प्यारे बच्चों। हमने देखा कि पूर्ण सदस्यता हम सबको देंगे, समान अधिकार सबको मिलना चाहिए, तो क्या सभी समान अधिकार का लाभ ले पा रहे हैं? क्या कोई भेदभाव नहीं है? अक्सर देखा जा रहा है कि किसी न किसी प्रकार का भेदभाव देखने को मिल जा रहा है। अगर हम शहरी गरीब की बात करें तो झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग शहर की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं, लेकिन अक्सर वह शहर पर बोझ माना जाता है। यानी कई बार नागरिकों के साथ समान अधिकार या समान व्यवहार का कमी हो जाए, न उनको अधिकार मिल पाए, ऐसा देखने को मिलता है। अब कुछ एनसीईआरटी में एग्जांपल भी है, जैसे ओल्गा टेलिस बना मुंबई नगर निगम, इसमें एक जजमेंट आया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भाई, एक स्पष्ट बात उन्होंने कह दिया। सर्वोच्च न्यायालय के पास एक मामला गया, जैसे मान लीजिए अक्सर आप लोग देखते होंगे कि बुलडोजर लेकर झोपड़पट्टी तोड़ी जा रही है, तो ऐसे ही सर्वोच्च न्यायालय में एक केस गया कि भाई ये झोपड़पट्टी वाले लोग फुटपाथ पे रह रहे थे, ये सरकारी जमीन थी, इनको तोड़ा जाएगा। तो ये मामला उठा कि भाई देखो, जब आप किसी को झोपड़पट्टी किसी की तोड़ते हो तो केवल उसके रहने का अधिकार नहीं छीन रहे हो, वो अपने काम के नजदीक झोपड़पट्टी बसाता है। मान लो किसी बाजार में कोई ठेला लगाता है, तो उस बाजार के आसपास झोपड़पट्टियां में वो रहने लगेगा। तो जब आप झोपड़पट्टी उजाड़ रहे हो तो उसकी आजीविका भी उससे खत्म हो रही है, उसके नौकरी करने का या व्यवसाय करने का भी जो है वो उस पर खतरा आ गया। यानी आप उसके जीवन जीने का ही पूरा जो एक तरह से कह सकते हैं कि आधार है, वो छीन रहे हो। तो इसमें एक जजमेंट आया कि भाई देखो, किसी की भी झोपड़पट्टी तभी उजाड़ी जा सकती है जब उसे और कहीं रहने का इंतजाम करके दिया जाए। ये कोर्ट का आदेश आया। इससे आपको लग रहा होगा कि ये एक्चुअली क्या है? ये एक्चुअली सभी नागरिकों को समान अधिकार देने का प्रयास है कि नहीं भाई, अमीर अगर जी पा रहे हैं, अमीर अगर अपनी आजीविका चला पा रहे हैं, तो गरीब भी अपनी आजीविका चलाता रहे या चला सके, इसकी चिंता हम लोगों को करनी पड़ेगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखने को मिला।
तो कहने का अर्थ यह था कि यहां हमने देखा समान सदस्यता की, सदस्यता सबको बराबर मिले, सबको रहने पढ़ने का एक जैसा अधिकार मिले कि कोई कहीं भी रह सकता है, पढ़ सकता है, रोजगार कर सकता है, और यहां सबका अधिकार सुनिश्चित हो कि अगर अमीर गरिमापूर्ण जीवन जी सकता है तो जो गरीब है वो भी गरिमापूर्ण जीवन जी सके। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब एक कंसेप्ट आता है नागरिक और राष्ट्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि नागरिक किसको, किसका नागरिक। आज से 800 साल पहले, 1000 साल पहले कोई एक राष्ट्र और एक नागरिक वाला कंसेप्ट नहीं था। भाई जिस इलाके में राजा का शासन चल रहा है उस इलाके के जो लोग हैं वो उसके आदमी है, कल को दूसरा हो गया उसके आदमी हो गया, तरह तरह की चीजें थी। लेकिन जो आधुनिक राष्ट्र आया है ना, खास करके 18वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी के आसपास से जो राष्ट्र एक तरह से कंसेप्ट आया, वो राष्ट्र राज्य का कंसेप्ट आया। मतलब आया कि एक इलाका रहेगा और इसकी संप्रभुता रहेगी, मतलब यहाँ के लोग अपना निर्णय खुद लेंगे और वहां उसको राष्ट्र कहा जाएगा और यहाँ के रहने वाले लोग नागरिक होंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों जो 1789 का फ्रांसीसी क्रांति हुआ ना, जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ, सबसे पहले यहां से ये मांग उठनी शुरू हुई कि हमको एक नागरिकता मिलनी चाहिए, हमको अधिकार मिलने चाहिए, हमको बराबरी मिलनी चाहिए, है ना। वहीं से फैटर्निटी, लिबर्टी और इक्वलिटी की बात होनी शुरू हुई। और धीरे धीरे ये माना जाने लगा, धीरे धीरे ये महसूस किया जाने लगा कि किसी क्षेत्र में भी एक ऐसी सीमा हो, इस सीमा का एक झंडा हो, एक राष्ट्रगान हो, इसका एक जैसा इतिहास हो, तो वो राष्ट्र राज्य बनेगा। माने जिस इलाके में एक जैसा इतिहास हो, एक झंडा हो, एक उनकी बाउंड्री हो और उनके पास संप्रभुता हो, तो राष्ट्र राज्य बनेगा और उसमें रहने वाले लोग उसके नागरिक होंगे। समझो बात को। जो आधुनिक कल्पना है राष्ट्र राज्य की, उसमें यह कहा गया कि एक सीमा रेखा होगी, उस सीमा रेखा में एक झंडा होगा, एक झंडे के साथ उसका राष्ट्रगान होगा, एक जैसे लोगों का इतिहास होगा, ये सभी लोग एक इतिहास वाले होंगे और वो राष्ट्र राज्य माना जाएगा और उसमें रहने वाले लोग नागरिक माने जाएंगे। यानी जो नागरिकता है, मैं बताना क्या चाह रहा हूं, जो नागरिकता है उसका सीधा संबंध राष्ट्र से है। ठीक, राष्ट्र ही जो है वो नागरिकता तय करेगा, या एक राष्ट्र राज्य होगा तभी वहां के कुछ लोग नागरिक होंगे, ये ध्यान रखिएगा। लोकतांत्रिक देश अपनी पहचान को समावेशी बनाने का प्रयास करते हैं ताकि सभी नागरिक खुद को राष्ट्र का अंग मान सकें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। राज्य क्या करता है, जैसे मान लो कोई राज्य बना, ध्यान से सुनिएगा, उसने एक सीमा रेखा बना ली, उसने एक जो है एक राष्ट्रगान बना लिया, उसने एक बाउंड्री बना ली, उसने एक झंडा बना लिया। अब वो क्या कोशिश करेगा, अब वो कोशिश करेगा कि यार देखो हमारा देश तभी देश बनेगा जब ये ना तय हो कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये ईसाई है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है। नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। किससे काम चलेगा? इंडियन, भारतीय है। वो क्या चाहता है कि हम एक, जो कोई लोकतांत्रिक राज्य होगा वो ये चाहता है कि हम एक साझा क्या करें, पहचान बनाए, एक कॉमन आइडेंटिटी बनाए। और वो कैसे बनेगी? नागरिकता से। तो राष्ट्र क्या करता है? नागरिकता के माध्यम से राष्ट्र क्या करता है? राष्ट्र नागरिकता के माध्यम से साझी पहचान बनाता है। ठीक है, राष्ट्र क्या करता है? नागरिकता के माध्यम से क्या करता है? साझी और समावेशी, समावेशी जिसमें सब लोग इंक्लूडेड हो, अलग अलग जाति, धर्म, पंथ, है ना, विचारधारा, क्षेत्र, अलग अलग जगहों के सभी लोग इसमें इकट्ठे हो। और इससे क्या होगा? राष्ट्र मजबूत बनेगा। ठीक है, तो खुद को और सभी लोग राष्ट्र का अंग खुद को मान सके, ये जरूरी है। भाई आज देखो भारत में चाहे बहुत विभिन्नताएं हैं, कई बार लड़ाइयां भी हो जाती हैं, हिंदू मुसलमान की हो जाएगी, ऊंची जाति नीची जाति की हो जाएगी, लेकिन अंत में क्या होता है? अंत में सबको यह पता है कि भैया हम इंडियन है, इसलिए देश सुरक्षित है। फ्रांस का उदाहरण देखो, फ्रांस में सार्वजनिक जीवन में धर्मनिरपेक्षता का सख्ती से पालन होता है। मतलब फ्रांस में अलग अलग धर्म हो सकता है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता है कि सभी धर्मों को बराबर समझा जाएगा। कभी कभी धार्मिक प्रतीक जैसे पगड़ी, हिजाब के साथ टकराव पैदा करता है, फ्रांस में भी होता है, कभी कभी टकराव पैदा होता है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता का पालन कराया जाता है कि नहीं, सभी धर्मों को बराबर समझा जाएगा, और इस मामले में भारत भी है। तो कहने का अर्थ यह है प्यारे बच्चों
कि जो राष्ट्र होता है वो सबको एक साथ लेकर चलने के लिए, सबको एक जैसा पहचान देने के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए नागरिकता को क्या करता है, एक वैधानिक स्थिति देता है, लीगल एक स्थिति देता है कि ठीक है, हमारे देश के सभी लोग एक साथ रहेंगे, एक साथ समान अधिकार दिए जाएंगे। नागरिकता का मतलब समान सदस्यता या पूरी सदस्यता और समान अधिकार ये दिया जाएगा और वो लोग नागरिक कहलाएंगे। भारतीय संविधान ने विविधता में को समायोजित किया है और धर्मनिरपेक्षता को अपनाया है। भारतीय संविधान में भी यही क्या है, जो अनुच्छेद 12 से 35 है प्यारे बच्चों, हमारे देश में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ये मौलिक अधिकार एक्चुअली क्या है भाई, 14 से 18 ये क्या है, समानता का अधिकार है। तो उसमें सभी धर्म कहा गया ना, धर्म, जाति, लिंग, जन्म का आधार, इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, कहा गया है कि नहीं कहा गया है। उसी तरीके से अनुच्छेद 1922 अगर स्वतंत्रता का अधिकार है तो उसमें कोई धर्म जाति देखकर अधिकार नहीं है, सबको स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 29-30 क्या है कि जो अल्पसंख्यक हैं, जो और धर्म के मामले में या किसी ग्रुप के मामले में कमजोर है या संख्या कम है, वो अपना प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। यानी जो नागरिकता होती है वो क्या करती है, सबको जब पूर्ण अधिकार देती है, सबको समानता का अधिकार देती है, सबको एक जैसा समझती है, नागरिक होने से सब एक जैसे हो गए, तो फिर सबका समायोजन हो जाता है। और आप ये समझ लीजिए प्यारे बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे कि किसी राष्ट्र के लिए, किसी राज्य के लिए नागरिकता कितनी जरूरी है, तो आप ये बता सकते हैं कि किसी राष्ट्र या राज्य के लिए नागरिकता इतनी जरूरी है कि यदि किसी राज्य को संगठित रहना है, किसी राष्ट्र को मजबूत रहना है, किसी राष्ट्र को आप ये कह सकते हो कि जीवित रहना है, तो उसको नागरिकता का अवधारणा देना पड़ेगा। अगर वो नागरिकता की अवधारणा नहीं देगा तो वो राज्य अंदर से खोखला हो जाएगा, असुरक्षित रहेगा, कोई भी आके रहेगा, कोई भी षड्यंत्र करेगा, कोई भी राष्ट्र को तोड़ने की कोशिश करेगा। और नागरिकता, एक बात ध्यान रखिएगा, राजनीतिक विषय तो है ही, ये बड़ा इमोशनल मैटर भी है, मतलब भावना वाला मैटर भी है। आप सोचो ना कि जैसे आप राष्ट्रीय गान बजता है, जनगण मन ऐसे बजने लगा मान लीजिए, अब राष्ट्रीय गान अगर आप ठीक से सोच के गाने लगो तो आपकी आंखें भर जाती हैं, कई बार आपने देखा होगा आंसू आ जाते हैं। क्यों, हमें क्यों ऐसा होता है, हमें फील होता है कि हम इस महान देश के निवासी हैं, हम नागरिक हैं। लेकिन वही आप अमेरिका का राष्ट्रगान दिन भर बजाइए, आपको कोई फील नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा कि आप अमेरिका से नागरिक के तौर पर नहीं जुड़े हुए। आपको कितना भी भारत से प्यार है ना, लेकिन अगर भारत की नागरिकता आपसे छीन ली जाए, आपके अंदर वो प्यार नहीं रहेगा। आपको लगेगा कि यार ठीक है, मैं यहां का नागरिक थोड़ी रह गया हूं, है ना, मेरे को यहां से अलग कर दिया गया। तो ये चीज है। अब देखिए, टीएच मार्शल का नागरिकता का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश समाजशास्त्री टीएच मार्शल ने अपनी पुस्तक नागरिकता को, इसमें दिया हुआ सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास में लिखा है, एक इनकी किताब का, पहली बात तो किताब का नाम भी पूछ सकता है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या है, सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास, ये कब आई, 1950। इन्होंने कहा कि नागरिकता को तीन भागों में, तीन प्रकार के अधिकारों से जोड़ा। पहला नागरिक अधिकार, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट, ये अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नागरिकता को किस प्रकार के अधिकारों से जोड़ा जा सकता है, या नागरिकता के साथ कौन से अधिकार जुड़े होते हैं। तो सबसे पहले नागरिक अधिकार, जीवन, आजादी और संपत्ति की सुरक्षा। सबसे बेसिक बात, अगर कोई भी नागरिक होगा उसे जीवन जीने का अधिकार होगा, आजादी रहेगी और संपत्ति की सुरक्षा रहेगी। भाई अगर आप भारत के निवासी हैं तो जाहिर सी बात है आपकी यहां एक संपत्ति भी होगी, और उस संपत्ति को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी किसकी है, इस देश की है। बाहर का कोई आदमी आ गया और यहां संपत्ति खरीद ले, भारत की सरकार चाहे तो ले, कभी बोले भैया देश, ये भारत की संपत्ति आप छोड़िए भागिए, लेकिन जो देश का नागरिक है उसको हर हाल में वो अधिकार मिलता है। राजनीतिक अधिकार, शासन प्रक्रिया में भाग लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वोट देना, चुनाव लड़ना। राजनीतिक अधिकार का मतलब ही दो होता है भैया, कि तुम यहां पर वोट डालो और तुम यहां शासन में शामिल रहो, यानी वोट भी डालो और तुम सरकार का हिस्सा भी बनो, मंत्री बनो, मुख्यमंत्री बनो, प्रधानमंत्री बनो, राष्ट्रपति बनो, विधायक बनो, सांसद बनो, पार्षद बनो, प्रधान बनो, ठीक है। तो राजनीतिक अधिकार भी नागरिक को मिलते हैं। तो एक अधिकार नागरिक अधिकार, एक अधिकार राजनीतिक अधिकार। तीसरा सामाजिक अधिकार, शिक्षा, कल्याणकारी सुरक्षा, शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गया, रोजगार हो गया, सारी चीजें, है ना, कल्याणकारी सुविधाएं, कि राज्य जो है वो नागरिकों को कल्याणकारी सुविधा देता है। भैया कोई विकलांग है, वो परेशान है, उसके पास नहीं है तो उसको विकलांग वाली कुर्सी दे दो, है ना, कोई जो है
बहुत बूढ़ा है उसको पेंशन दे दो, कोई विधवा है उसकी मदद करो। तो ये 3 प्रकार के अधिकार नागरिकों को सुरक्षित होने चाहिए। अगर एग्जाम में आ गया कि भाई नागरिकों को कैसे अधिकार मिलने चाहिए, तो मार्शल के नागरिकता के सिद्धांत के अनुसार 3 प्रकार के अधिकार उसको होने चाहिए, एक नागरिक अधिकार, एक सामाजिक, एक राजनीतिक अधिकार। एक और कंसेप्ट आता है सार्वभौमिक नागरिकता और शरणार्थी समस्या। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ठीक है, आपने देश का अधिकार तो देख लिया, अलग अलग जो देश है दुनिया के संविधान है वो अधिकारों का अलग अलग प्रावधान करते हैं। भारत में भी, भारत के मैंने बताया भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित अधिकार है। लेकिन क्या आजकल दुनिया भर के अधिकारों की भी बात हो रही है? क्या पूरी दुनिया में एक जैसी नागरिकता उसकी बात हो रही है? मैंने आपको शुरू में बताया, वैश्वीकरण, सार्वभौमिकरण, पूरी दुनिया एक जैसी कर देना। अनेक लोग युद्ध और उत्पीड़न के कारण राज्य विहीन हो जाते हैं। अब मान लीजिए कि किसी देश में युद्ध हुआ, दिन रात गोला बम चल रहा है, छोड़ के भाग रहे हैं। तुमने कई फोटोज देखी होंगी, जब इजिप्ट में, सीरिया में, है ना, बम बम गिरने लगे, गाजा में, तो लोग समुद्र के रास्ते भागने लगे, डूबने लगे, तो उनका कोई राज्य नहीं रह गया। तुमने देखा होगा जो ये रोहिंग्याज हैं, वहां से भाग के पूरी दुनिया में जाके शरण ले रहे हैं। ऐसे लोगों का कोई राष्ट्र अधिकार नहीं होता और वे अवैध प्रवासी के रूप में जीने लगते हैं। जैसे भारत में बहुत सारे रोहिंग्या मुसलमान वो बर्मा के थे और वो नॉर्थ ईस्ट के हिस्से से भारत में घुस गए, बांग्लादेश के तरफ से आ गए, सॉरी। तो कहने का अर्थ यह है कि ये जो अवैध प्रवासी हैं, ये मजबूरन उनकी पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं जाके शरण लेना पड़ता है। नागरिकता तय करने का अधिकार हर देश का अपना होता है और वे अवांछित लोगों को रोकने के लिए दीवार और कानून भी बनाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि सार्वभौमिक नागरिकता में ये तो है कि दुनिया के लोग जरूरत पड़ने पर कहीं जाकर रह सकें, लेकिन कौन किस देश का नागरिक होगा ये देश की सरकारें तय करती हैं, ध्यान रखिएगा। विश्व नागरिकता, अब देखो एक नया कंसेप्ट आया है कि हाँ, तो असली है विश्व नागरिकता, कि आज का जमाना ऐसा है कि हम हर व्यक्ति दुनिया के साथ अलग अलग तरीके से जुड़ा हुआ है और एक तरह से हम कहते हैं ग्लोबल सिटीजनशिप। ग्लोबल सिटीजनशिप, भाई आज आप देश में हैं, देश के मुद्दों पर बोल रहे हैं, पर इंटरनेट के हिसाब से क्या हो रहा है, आप बैठ के अमेरिका के फंक्शंस को अटेंड कर रहे हैं, अमेरिका के मुद्दों पर अपनी राय रख रहे हैं, इंग्लैंड और फ्रांस के मुद्दों पर अपनी राय रख रहे हैं। आज इंटरनेट और संचार के कारण दुनिया आपस में जुड़ी हुई है। सुनामी और महामारी जैसी आपदाओं में राष्ट्रीय सीमाओं के पार सहानुभूति देखी जाती है, बिल्कुल ठीक। भाई आपके देश में कोई घटना घट गई तो उसमें आप मदद कर रहे हैं, ठीक है। अब पता लगा श्रीलंका में बाढ़ आ गई, श्रीलंका में भी तूफान आया था, भारत ने मदद भेजी, है ना। सुनामी में, कोरोना में सब देशों को एक दूसरे की जरूरत थी, लोग एक दूसरे को मदद भी भेज रहे थे, संवेदना भी भेज रहे थे। यानी अगर आप देखोगे तो आज का जो वैश्वीकरण वाला युग है, आज का जो एक तरह से कह सकते हो कि इंटरनेट और संचार क्रांति वाला युग है और टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी वाला युग है, उसमें अब ऐसा देखा जा रहा है कि आप किसी देश के ही नागरिक नहीं है, आप पूरे विश्व के नागरिक हैं। और पूरी विश्व में जब कुछ होता है तो आप खुल के अपनी राय रखते हैं, आप खुलकर अपनी जो है अपने विचार रखते हैं, आप सहमत और असहमत होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये बताइए विश्व नागरिकता क्या है, तो विश्व नागरिकता मतलब कोई कार्ड आपको नहीं मिल गया कि हम नागरिक हो गए। विश्व नागरिकता का मतलब यह है कि आज के संचार क्रांति के युग में, आज के प्रौद्योगिकी के युग में हर व्यक्ति दुनिया के अलग अलग हिस्सों से जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी से जुड़ा हुआ है, और इसी को कहा जाता है विश्व नागरिकता। राष्ट्रीय नागरिकता का विकल्प नहीं है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये कोई कतई नहीं समझे कि विश्व नागरिकता है, दुनिया में जुड़े हुए हैं तो हमारे अपने देश की नागरिकता का कोई मतलब नहीं है। नहीं, अंत में आप इंडियन ही रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी नागरिकता की जगह पे आप कहें कि हम विश्व नागरिक हैं, आपसे कोई आप भारतीय हैं, नहीं हटो यहां से, हम एसआईआर का फॉर्म नहीं भरेंगे, हम तो दुनिया के नागरिक हैं, ऐसा नहीं होता। बल्कि यह राष्ट्रीय सीमाओं के पार सहयोग करने और समस्याओं जैसे पर्यावरण, आतंकवाद को सुलझाने का एक तरीका है, बिल्कुल ठीक। विश्व नागरिक का मतलब यह है कि भाई देखो, हम घर के मैटर में केवल अकेले सब चीजों को सही नहीं, जैसे एग्जांपल समझो, आप अपने घर में रहते हो, अपना कमाते हो, अपना खाते हो, लेकिन एक बात बताओ, मोहल्ले के अगर ट्रांसफार्मर का तार टूट जाएगा तो क्या आप अकेले बनाओगे? अगर आपकी गली की सड़क खराब हो जाएगी तो क्या आप अकेले ठीक कर लोगे? अब ऐसे में आपको पूरे मोहल्ले का नागरिक बनना पड़ेगा। अभी तक आप अपने घर के नागरिक थे, वहां आपको पूरे मोहल्ले का नागरिक बनना पड़ेगा। ऐसे ही दुनिया की कुछ ऐसी समस्याएं हैं, जैसे आतंकवाद, जैसे पर्यावरण की समस्या, उसके लिए आपको दुनिया की व्यवस्थाओं से, दुनिया के देशों से, दुनिया के विचारों से जुड़ना पड़ेगा, दुनिया के लोगों के साथ जुड़कर कदम बढ़ाना पड़ेगा। तो जो विश्व नागरिकता है, यह आपको दुनिया के अलग अलग देशों, विचारों, मंचों से जोड़ती है, ताकि आप दुनिया भर की समस्याओं पर अपनी सहानुभूति दे सकें, समाधान का प्रयास कर सकें। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। अब मैंने लास्ट में यहां पर वो सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स डाल दिए हैं
जो नागरिकता से जुड़े हुए हैं। जैसे 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी और यहां नागरिकता का कंसेप्ट देखने को मिला था। दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद है, मैंने आपको बताया ना कि नागरिकता क्या करता है, सबको समान अधिकार देता है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में क्या हो रहा, एग्जाम्पल देखा गया कि भाई वहां तो गोरे और काले का भेद देखा गया। तो ये जो रंग भेद का एक तरह से भेदभाव है, जिसको अपार्थाइड कहा गया, ये एक तरह से संस्थागत हो गया था, यानी सरकारों ने एक तरह से उसको स्वीकार करना शुरू कर दिया था। बाद में बहुत विरोध हुआ। टीएच मार्शल की जो पुस्तक आई सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास, ये 1950 में आई। 1950 के दशक में मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा नागरिक अधिकार आंदोलन किया गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको मैं बता देता हूं। अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग एक बहुत बड़े प्यारे बच्चों नेता हुए और उन्होंने नागरिकों को बराबर मिले, समान मिले, बिना भेदभाव का अधिकार मिले, इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था। सोचिए, अमेरिका जैसा देश जो लगभग 1776 से ही लोकतंत्र की तरह था, वो 1950 में भी वहां आंदोलन देखने को मिला कि सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। 1985 ने ओल्गा टेलिस बनाम बंबई वाला ये केस आया, जो मैंने आपको बताया था कि किसी का घर उजाड़ना है तो पहले उसकी व्यवस्था की जाए। ठीक है। 1990 में दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ एक बहुत बड़ा संघर्ष हुआ और सबको समान नागरिकता मिली। ये समान नागरिकता बहुत जरूरी है। मैं आपको भारत में बता दूं, यूसीसी, यूनिवर्सल सिविल कोड जिसे कहते हैं, भारत में भी इसकी बहुत मांग होती है। भारत में आपको पता है, जो क्रिमिनल लॉ है, मतलब कोई किसी का मर्डर करे, हिंदू मुसलमान कोई भी हो, 302 के धारा में जेल में जाएगा। लेकिन जो सिविल मामला है, जैसे शादी विवाह का मामला है ना, रिचुअल्स का मामला, हिंदू को नियम है कि एक शादी करेगा, मुसलमान 3 कर सकता है। एग्जाम्पल बता रहा हूं, एक एग्जाम्पल। बहुत सारे नियम ईसाई, हिंदू, बुद्ध, मुस्लिम के अलग अलग है, तो मांग होती है कि इसको भी बराबर किया जाए। दक्षिण अफ्रीका में तो समान नागरिक का मतलब यह था कि कारे और कोले में गोरे और काले में कोई भेद ना हो, यह आंदोलन हुआ था। 2004 में फुटपाथी दुकानदारों के लिए राष्ट्रीय नीति बनाई गई थी। ये एक एग्जाम्पल है भारत के लिए कि भारत में जब ये कोर्ट का फैसला आया भाई, तो बाद में फुटपाथों के लिए एक कानून, एक पॉलिसी बनाई गई कि फुटपाथ के लोगों के क्या नियम है, कैसे वो रहेंगे, और उनको उजाड़ा जाएगा तो क्या किया जाएगा। ये इवेंट मैंने एनसीईआरटी के हिसाब से यहां पर बना दी है, ताकि आप कभी रिवाइज करना चाहे तो कर सकते हैं। एक लास्ट में मैंने अंतर या तुलना बनाया है विदेशी नागरिक और शरणार्थी के बीच में। एक छोटा सा पॉइंट है, इसको भी देख लीजिए। सदस्यता राज्य का पूर्ण और स्थायी सदस्य होता है, राज्य का सदस्य नहीं होता। अच्छा, ये मैंने शरणार्थी और विदेशी नागरिक में बनाया है तो अलग अलग कर दिया। जैसे जो नागरिक है, ठीक है, वो राज्य का पूर्ण और स्थायी सदस्य है, ठीक है, और जो विदेशी या शरणार्थी है वो क्या होता है, राज्य का सदस्य नहीं होता, वो अस्थायी रूप से रह सकता है। मतलब शरणार्थी की बात यहां पे की जा रही है। जो नागरिक है वो सभी मौलिक अधिकार, जैसे देखो ये सदस्यता के नाम पर विभाजन किया गया है। नागरिक राज्य का पूर्ण और स्थायी सदस्य है, जबकि ये शरणार्थी क्या है, ये स्थायी सदस्य नहीं होता। अधिकारों की बात करें तो नागरिकों को सभी मौलिक और राजनीतिक अधिकार मिलेंगे, ठीक है, सामाजिक अधिकार भी प्राप्त होते हैं, ठीक है। लेकिन जो शरणार्थी होते हैं उनको कोई राजनीतिक, ये शरणार्थी की अगर मैं बात करूं, यहां लिख देता हूं ताकि आप समझ लें, शरणार्थी को कोई वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता, हाँ, जीवन जीने का बस अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, ये तुलना आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, दायित्वों की बात करें तो जो नागरिक है, ठीक है, जो नागरिक है वो राष्ट्र के प्रति निष्ठा और कानूनों का पालन करना अनिवार्य है। अच्छा, शरणार्थी की बात करें, यहां पर बात किसकी हो रही है, शरणार्थी की बात करें तो जिस देश में रह रहे हैं वहां का कानून पालन करना होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो उसके प्रति निष्ठावान रहे या बहुत देशभक्ति चले। तो विदेशी नागरिक और नागरिक के बीच में मैंने आपको संबंध बताए हैं। हमारे जो नागरिक होते हैं उनको सभी मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं, उनको जो है सारा राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त होता है और देश के प्रति निष्ठावान रहना होता है। जो शरणार्थी होते हैं उस देश में रह सकते हैं, जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन कोई राजनीतिक अधिकार नहीं प्राप्त है, वोट डालने का या किसी तरह का, और उनको उस देश का कानून पालन करना है, लेकिन प्यारे बच्चों कोई उनको निष्ठा रखने की जरूरत नहीं है। तो नागरिकता का ये कंसेप्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे के चैप्टर्स को ऐसे ही हम और अच्छे तरीके से शॉर्ट में देखेंगे। इसको खूब रिवाइज करिए और कमेंट सेक्शन में अपने डाउट भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।